98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM, multicultural radio. तो श्रोताओं, कुछ तकनीकी खराबी फिर आ रही है और सुनील जी कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम को फिर से चलाया जाए, तो थोड़ा धैर्य रखिए। धन्यवाद। और इस बीच आपको फिर से याद दिला दूं कि श्रोताओं, आज जो है हम बातचीत करेंगे राज दीदी से, जो भारत से हमसे बात करेंगी। और सबसे बड़ी बात कि इतनी सुबह सुबह, आपको पता ही है कि भारत में तो अभी बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है, इतनी सुबह वो उठ के हमसे बात करेंगी। बहुत ख़ास दिन है हमारे लिए आज, उसको ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है कि आपका जीवन भी बदल जाए उनको सुनने से। उन्होंने कितने हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों का जीवन बदला है, और आपका भी जीवन बदल जाए। तो इस चर्चा को हम अभी न्यूज़ के बाद शुरू करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। और मैं, सुनील जी कोशिश कर रहे हैं अभी कि कार्यक्रम को फिर से चलाया जा सके। हमेशा ही जब कोई देखती हूँ मैं कि कोई विशेष कार्यक्रम होना होता है तो ज़रूर कुछ न कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है। तो सुनील जी, अभी कैसा चल रहा है? आज रविवार, युगाब्द 5126, कलयुग विक्रम संवत 2082, मार्ग महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 9 नवंबर 2025 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। पूर्वी आर्मी कमांडर ने धुबरी में नए सैन्य स्टेशन की रखी आधारशिला। सेना का बुनियादी ढांचा होगा मजबूत। बिहार इलेक्शन पहले चरण का लेखा जोखा। 27 विधानसभा सीट पर 10 और 13 पर 12% से ज्यादा हुआ मतदान। सीएम नीतीश और पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ रहा बिहार। पवन सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार 2025 अध्यादेश लागू। औद्योगिक अपराधों पर अब सजा नहीं, सिर्फ जुर्माना। निवेशकों को राहत। 2029 महिला वनडे वर्ल्ड कप में होगी 10 टीमें। आईसीसी ने की घोषणा। पैन अम और अफ्रीकी खेलों में शामिल होगा क्रिकेट। अब सुनिए समाचार विस्तार से। सेना की पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र त्रिपाठी ने गजराज कोर के दौरे में गुरुवार को असम में धुबरी के बामुनी गांव में लचित बोरफुकन के नाम पर नए सैन्य स्टेशन की आधारशिला रखी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 27 सीटों पर हुआ मतदान। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार 10 सीटों पर 10% और 13 सीटों पर 12% से ज्यादा मतदान हुआ। चुनाव आयोग इन आंकड़ों का विश्लेषण कर आगे की कार्रवाई करेगा। यह मतदान प्रतिशत मतदाताओं की भागीदारी को दर्शाता है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने बिहार में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के विकास की बात कही। पवन सिंह ने मतदाताओं से बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की और बीजेपी सरकार को विकास के लिए प्रतिबद्ध बताया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक अपराधों के लिए कारावास की सजा को समाप्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार अध्यादेश 2025 के अनुसार अब 90% औद्योगिक अपराधों में केवल जुर्माना लगेगा, जिसकी राशि हर 3 साल में 10% तक बढ़ेगी। यह कदम राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, जिसके तहत विभिन्न अधिनियमों में संशोधन किए गए हैं। आईसीसी ने शुक्रवार को घोषणा की है कि महिला वनडे वर्ल्ड कप के अगले संस्करण 2029 में मौजूदा 8 टीमों की संख्या को बढ़ाकर 10 टीम कर दिया जाएगा। वहीं काहिरा में 2027 में होने वाले अफ्रीकी खेलों और पेरू की राजधानी लीमा में होने वाले पैन अमेरिकी खेलों के लिए निर्धारित खेलों की सूची में भी शामिल किया जाएगा। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 1,11,990 रुपए प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर है 88 रुपए 67 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 57 रुपए 59 पैसे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज के साथ स्टूडियो में हैं, आज हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज का प्रोग्राम जो है स्पेशल है, पर्टिकुलरली जो ऋचा ने बताया आपको। श्रोताओं, आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि आज के कार्यक्रम में विशेषकर राज दीदी भारत से हमसे जुड़ेंगी और फ़ोन पर उनका साक्षात्कार करेंगे हम। इसके अलावा हम बातचीत करेंगे क्रिकेट पर। विमेन क्रिकेट की बहुत ही ऐतिहासिक जीत हुई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया गत 6 नवंबर को, तो उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा गीत संगीत होंगे, गाने भी सुलक्षणा पंडित जी के ही फिल्म के आपको सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं एक भजन। इसके पहले श्रोताओं, आज का विचार तो मैं भूल ही गई। आज के विचार में जो है, चूँकि राज दीदी से बातचीत हो रही है हमारी, तो उनका ही एक विचार पढ़ना चाहूँगी। हमेशा राज दीदी या नारायण रेकी के जो भक्त हैं, जो फॉलोवर हैं, वो नारायण नारायण करते हैं एक दूसरे को। तो आप सभी को नारायण नारायण। राज दीदी कहती हैं, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर देने के लिए है। जितना हम इनको दूसरों को बांटेंगे, प्रकृति हमें जीवन को उतना ही अधिक भी इनसे ओतप्रोत कर देगी। हमें यह सोचना नहीं है कि सामने वाला हमें क्या देता है, इसके बजाय हम क्या दे सकते हैं, कितना बेहतर दे सकते हैं, इस पर हमें फोकस करना है। अच्छा दीजिए, अच्छा पाइए। मधुरं हसितं
भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको श्रोताओं, अब वो समय आ गया है कि हम राज दीदी को आप सबसे मिलाएं। उसके पहले थोड़ी सी भूमिका आपको बताना चाहूँगी। श्रोताओं, संसार में यदा कदा ही ऐसे महान व्यक्ति जन्म लेते हैं जो समाज की सोच बदल देते हैं, जो जीवन जीने की पद्धति को एक नई दिशा दे देते हैं। कहा जाता है कि भगवान जब किसी आत्मा को धरती पर भेजते हैं तो उसके माध्यम से असंख्य जिंदगियों में प्रकाश फैलाना होता है। ऐसे ही एक दिव्य शक्ति, एक आलोक स्तंभ है राजेश्वरी दीदी जी, जिन्हें हम सब प्रेम से राज दीदी कहते हैं। राज दीदी नारायण रेकी की संस्थापक, विश्व प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता, रेकी ग्रैंड मास्टर और परामर्शदाता हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा, उपचार और मानवता को एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचाने के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने नारायण रेकी तकनीक को विकसित किया, एक ऐसी अद्भुत पद्धति जिसमें पारंपरिक रेकी को राम राम के जप, पुष्टिकरण और सामूहिक प्रार्थनाओं के साथ जोड़ा जाता है। इस तकनीक को लाखों लोगों को मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद की है और जीवन में स्थायी सकारात्मकता स्थापित करने का मार्ग दिखाया है। जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि उठने, निखरने और खिलने के लिए है। राजस्थान शिरोमणि पुरस्कार, महापौर पुरस्कार, नारी रत्न, समाज रत्न और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी जैसे सम्मान उनके असाधारण योगदान का प्रमाण है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी दिव्य ऊर्जा, ऐसा प्रेरणा स्रोत हमारे बीच उपस्थित है। हमारी प्रिय राज दीदी। राज दीदी नमस्कार, दर्पण रेडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। नारायण नारायण। नारायण नारायण राज दीदी। और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज आप हमारे साथ जुड़ रही हैं भारत से। और श्रोताओं, ये बता दें कि अगले हफ्ते क्या इस संडे को ही, सैटरडे संडे को राज दीदी सिडनी में साक्षात पधार रही हैं और हमें दर्शन देंगी, अपने विचारों से हमें अभिभूत करेंगी। तो राज दीदी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन ये बताइए, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को बताइए कि कैसे, पहले तो नारायण रेकी क्या है आपके शब्दों में, और कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई। हाँ जी, रेकी के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं कि यूनिवर्सल ऊर्जा है, ब्रह्मांड में प्रवाहित होने वाली सकारात्मक ऊर्जा। हमने लगभग 30 साल पहले रेकी सीखी जी। और जब इसका प्रयोग शुरू किया, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस वक्त, और जब इसका लाभ मिलना जीवन में शुरू हुआ, विशेषकर हीलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता था उन दिनों, और मैंने धीरे धीरे बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके ग्रोथ के लिए भी इसका प्रयोग करना शुरू किया जी। और मुझे अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन नजर आने लगे। जितना अधिक मैं इस ऊर्जा का, इस विद्या का प्रयोग करती चली गई, उतना अधिक लाभान्वित होती चली गई जी। मेरा इस विद्या के प्रति आकर्षण बढ़ता चला गया और मैंने अलग अलग इसके प्रयोग शुरू कर दिए। बेसिकली जब सीखा था तो ये था कि भाई ये स्पर्श चिकित्सा है जी। हम किसी के लिए भी इसका प्रयोग करके
उसे स्वस्थ कर सकते हैं, जी। उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। जब मैंने एजुकेशन के लिए, स्वभाव के लिए भी इसका प्रयोग करना शुरू किया और पाया कि इसके नतीजे मिलते जा रहे हैं, जी। तो धीरे-धीरे जैसे मनुष्य का स्वभाव है कि कोई चीज़ में इंटरेस्ट आता है, हम उसका एक्सपेरिमेंट भी शुरू कर देते हैं, जी। करना शुरू किया। और ये भी मैं कह सकती हूँ कि प्रयोग करते-करते कब राम-राम की माला जुड़ी इसके साथ, जी। मुझे पहले समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने देखा कि राम-राम की माला जोड़ने से जी। समय की बहुत बचत हो रही है, क्योंकि हम चलते-फिरते, उठते-बैठते ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने घर का काम कर रहे हैं, तो हम काम करते-करते भी भगवान का स्मरण करते हुए जिसे हम रेकी देना चाहते हैं, जी। उसे दे सकते हैं और रिजल्ट वैसा ही आता है जैसा हम एकांत में एक जगह बैठकर करते हैं। तो आपने जब इस इसको, बात का सॉरी राजनीति, आपने बोलिए, इसको और हाँ। सहज और सरल बना दिया। मैं तो ये कहती हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे ये उपहार दिया, ब्रह्मांड ने। जी। ये बहुत ये विद्या जितनी अधिक पावरफुल है, उतनी अधिक ये सहज सरल बन गई प्रयोग करते-करते। जी। जैसे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, शुरू में रोटी बनाते हैं, आड़ी टेढ़ी जाती है, समय लगता है सीखने में, बेलने में। धीरे-धीरे प्रैक्टिस जब आप करते चले जाते हैं, आपके हाथ अपने आप से गोल बनाते हैं, सीखते चले जाते हैं, आपकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। जी। तो मैं तो कहती हूँ कि इस रेकी ने मेरे जीवन को भरपूरता दी, प्रचुरता दी, हर क्षेत्र में, चाहे फिजिकल बोलिए, चाहे मेंटल मानसिक तौर पे बोलिए, आध्यात्मिक बोलिए, फाइनेंशियली बोलिए, सामाजिक बोलिए। जी। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा जहां हम कह सकते हैं कि प्रयोग मैंने नहीं किया और नहीं पाया। हर क्षेत्र में जहां इस विद्या का सदुपयोग किया, जी। इंटेंशन शुद्ध पवित्र रखा, इस विद्या का प्रयोग किया, जीवन में वो चीजें हासिल होती चली गई। जी। और जितना जितना प्रयोग करती और इसे हम कैसे आसान सरल बना सकते हैं, इस पर मेरा फोकस रहता कि आम जनता इस विद्या का, इस ऊर्जा का जो इतनी सामर्थ्यशाली है, कैसे आसानी से प्रयोग कर अपना जीवन वैसा बना सकती है जैसा वो जीना चाहते हैं। जी, बहुत और अच्छी देखिए बात। जी। लगभग मुझे 30 साल से ऊपर हो चुके हैं इस क्षेत्र में आए भी। एक मेरा अच्छा जीवन इसमें बीता है। जी। तो मैं, आप तो जानते ही, अभी तो समाज को सबको लाभ इसका मिल ही रहा है। जी, और मैं ये कहूँगी राज दीदी कि समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, क्योंकि उससे करोड़ों लोगों का, अनगिनत लोगों का जीवन बदल जाता है, और आप इससे अच्छी तरह से कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात दीदी कि आपने इसे सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखा, आप इसे विश्व स्तर पर लेकर आई हैं, और इतने लोग इससे जुड़ रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं, और मैंने स्वयं उनके जो विचार हैं उसमें परिवर्तन देखा है, महसूस किया है। तो दीदी आप ये बताइए कि ये कहा जाता है कि आध्यात्मिक जागरण भीतर घटित होने वाली क्रांति है, क्या आप हमें समझा सकती हैं आध्यात्मिक जागरण वास्तव में भीतर कैसे घटित होता है? हाँ जी, अभी तक जैसे हमने ये देखा, जाना, समझा जी कि आम जनता में ये बिलीफ सिस्टम है कि आध्यात्मिक होना यानी 24/7 भगवान का स्मरण करना, जी। मंदिर जाना, ग्रंथ पढ़ना, ये भाव। और मैं ऐसा समझती हूँ कि ये तो ठीक है कि भगवान का स्मरण करना जो हम लोग खुद करते हैं, जी। सतत उनका चिंतन चलता है। जब आपका चिंतन चलता है, आप इस ऊर्जा से जुड़ते हैं,
आपके भीतर जो नकारात्मक भाव है, लालच है, ईर्ष्या, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, ये जो है नकारात्मक एनर्जी, जी जो हमें जीवन में हकीकत में आगे नहीं बढ़ने देती है, ये नकारात्मक ऊर्जा। जी धीरे धीरे जब ये चीजें जीवन से निकलती चली जाती हैं और उसकी जगह स्थान लेती है अच्छाई, भलाई, करुणा, ईमानदारी, वफादारी, जी तो जो क्रांति है ये भीतर आती है। जी और सचमुच में यदि हम अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाते हैं, हर जीवन के हर क्षेत्र में वफादारी अपनाते हैं, जी विनम्रता व्यवहार में शामिल करते हैं, जी ये हमारे भीतर आध्यात्मिक परिवर्तन आता है। अच्छा और ये हमारे भीतर आत्मबल, आत्मविश्वास भरता है। जी और हम जो जीवन में बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है जब हम इस सत मार्ग पर चलते हैं। तो यही क्रांति भीतर आती है कि जो जो हमने अच्छाई, भलाई, करुणा, ईमानदारी, वफादारी, विनम्रता को अपनाया, इन्होंने हमारे जीवन में क्रांति ला दी। बहुत सुंदर बात। और क्योंकि ये असामान्य एनर्जी, ये ऊर्जा है एक्चुअली। जी ईमानदारी क्या है? एनर्जी है जब जो ऊर्जा हमारे भीतर जी जब ऊर्जा की बात कर रहे हो आप, तो अक्सर आप कहती हैं कि ऊर्जा सिर्फ बहती नहीं, वो सुनती भी है। यह बहुत सुंदर, गूढ़ और सुंदर बात है। तो आप हमें इस बारे में ही विस्तार से बताइए कि मानव भावनाएं और विचार इस सर्वभौमिक ऊर्जा से किस प्रकार संवाद करती है। देखिए, जो ऊर्जा है जी ये निरंतर ब्रह्मांड में अदृश्य है और निरंतर प्रवाहित हो रही है। जी ये आपके शब्दों के माध्यम से यहाँ से वहां तक पहुंचती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की बात कर रहे हैं या किसी को याद कर रहे हैं, जी उसका फोन आ गया या वो व्यक्ति पहुंच गया, टेलीपैथी आप जिसे कहते हैं, जी पहुंच गया आपके पास या फोन आ गया, अरे हम तो इसको याद कर रहे थे, अभी तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारा फोन आ गया। जी तो ये हमारे जो शब्द हैं हम मुख से बोलते हैं, ये ब्रह्मांड में प्रवाहित होते हैं, जी उस संबंधित व्यक्ति तक पहुंचते हैं। और ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपने याद किया और उस व्यक्ति का फोन आ गया। जी हमेशा नहीं, संयोग से, योग से ऐसा होता है। ऐसा कब होता है कि आपने याद किया और वो रिसीविंग मोड पर था। जी जैसे हम फोन लगाते हैं, नॉट रीचेबल आता है, रीचेबल आता है ना। तो यदि सामने वाला नॉट रीचेबल जोन में है तो आपका फोन उस वक्त नहीं पहुंच पाएगा। जी आपने याद किया, सामने वाला रिसीविंग मोड पर है, उसके मन में भाव आएगा, उससे भी याद आएगी, वो कॉल कर लेगा। जी तो शब्द जो है ब्रह्मांड में प्रवाहित होते हैं। फोन समझो नहीं भी आया, आप समझिए मेरी बात, फोन नहीं भी आया, लेकिन हम यहाँ से उसकी बात कर रहे हैं, चाहे उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं या चाहे उसके बारे में उसकी निंदा, चुगली, बुराई कर रहे हैं, ये सारी बातें हमारे शब्द प्रवाहित होके उन तक पहुंचते हैं। वाह, क्या बात। जब 100% पहुंचते हैं, जब हम उनके बारे में कुछ नकारात्मक बातें कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड में एनर्जी फ्लोट होते हुए उन तक पहुंचेगी और उन्हें, उनके भीतर हमारे प्रति नकारात्मक भाव पैदा होंगे। ये तो पूरा साइंस आपने एक्सप्लेन कर दिया ऊर्जा का। हाँ। जी, और ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मैं ये सोचती थी निंदा शायद नहीं पहुंचती होगी, लेकिन ये तो बहुत, कहते हैं ज्ञान चक्षु खुल गए कि निंदा तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, निंदा या कुछ आपने उनके बारे में झूठ बोलना, कुछ बोलना ऐसा जी जो उचित है
तो भी पहुंचेगा, उनके भावों में परिवर्तन आएगा, उनके मन में भी नकारात्मक भाव आएंगे। जी आपने उनको अप्रिशिएट किया, पीछे से उनकी खासियत की चर्चा की, वो ऊर्जा भी उन तक पहुंचेगी और उन्हें आपके बारे में अच्छा महसूस करवाएगी। बहुत सुंदर बात दीदी। अब अगर हम हीलिंग की बात करें, मानवता और उपचार की बात करें, तो आज की दुनिया में हर कोई तकनीक से जुड़ा है, लेकिन भीतर हाँ जी। से कहीं न कहीं थका हुआ भी है। आपके अनुभव में रेकी और ध्यान जैसे अभ्यास इस सामूहिक थकान को कैसे रूपांतरित कर सकते हैं? हाँ जी, देखो, तकनीक से जुड़ा हुआ भी है और तकनीक का बहुत अधिक इस्तेमाल हो रहा है। जी जितनी जरूरत है उससे कहीं अधिक हम उसमें समय और साथ साथ एनर्जी लगा रहे हैं। जी एनर्जी शरीर के भीतर एक लिमिटेड स्टॉक है, किसी के भीतर थोड़ी अधिक है, यदि ध्यान साधना और एक्सरसाइज वर्क करते हैं, तो किसी के भीतर थोड़ी मात्रा में कमती है। तो ये आप अपना जो समय एनर्जी जहाँ लगाते हैं, जी हमें दिखाई तो ये देता है कि इसका समय इतना मोबाइल पर जा रहा है, इतनी एनर्जी मोबाइल पर लगा रहा है। हमें ये भी समझना होगा कि समय एनर्जी के साथ साथ हम धन भी लगा रहे हैं, जी क्योंकि कुछ भी प्रोडक्टिव उतना नहीं कर रहे हैं, इसलिए उससे रिटर्न में हमें अस्वस्थता मिलती है, जैसा कि आपने कहा। जी दूसरी ओर यदि हम साथ साथ ध्यान साधना है, ये रेकी है, मेडिटेशन है, जी आप जब ये चीजें करते हैं अपने जीवन में, इन्हें अपनाते हैं, तो जो आपने तकनीकें यूज की है जी उसका आप सदुपयोग करते हैं, साथ ही साथ अपनी ऊर्जा को संतुलित करते चले जाते हैं। इन साधनों के द्वारा रेकी हुई, मेडिटेशन हुआ, बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं जी जिनका प्रयोग करके एक आप सुंदर संतुलित जीवन जी सकते हैं। जी बहुत अच्छी बात। और अगर एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना का विस्तार अगर हम कहें दीदी, तो आने वर्षों में आप क्या देखती हैं? आपको मानव चेतना का भविष्य कैसा दिखाई देता है? क्या आने वाले युग ऊर्जा और आत्म चेतना के पुनर्जागरण का युग होगा? 100%। जी इसलिए कि देखो, हम एक सत्संग के माध्यम से समाज से जुड़े हुए हैं, है ना? जी और हम ये देख रहे हैं कि हमारे समय में, आज मेरी एज आप मान 65 साल की है ना, रनिंग 65। जी हमारे जमाने में जब हम छोटे थे, यंग थे, सत्संग का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, साधन भी नहीं थे, व्यवस्थाएं भी नहीं थी। जी आज जगह जगह धर्म गुरु है, सत्संग चलता है, बहुत सारी संस्थाएं यंग जनरेशन को जोड़कर पकड़ कर रखे हुए हैं। जी और बहुत यंग जनरेशन, बहुत सी यंग जनरेशन बहुत से अलग अलग सत्संग से जुड़ी हुई है, जी चाहे वो गुरुदेव हो, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग हो, या और सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास में। जी तो ये जब बच्चे सत्संग का साथ करते हैं, तो निश्चित है कि इनके भीतर आत्म चेतना जागृत होती है। जी और जब यंग एज से इन अच्छे साधनों से, सत्संगों से जुड़ जाते हैं, तो उनके भीतर बीज रोपित हो जाता है जी और धीरे 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 उसकी ग्रोथ होती चली जाती है। जितना सत्संग का प्रचार प्रसार इस वक्त पूरे विश्व में है, जी उतना पहले नहीं था। जी तो निश्चित है कि भाई, जब आप अच्छी चीजों से जुड़ेंगे, आत्म चेतना जागृत भी होगी, विकसित भी होगी। जी बहुत सुंदर बात तो दीदी। भविष्य उज्जवल है, जी उज्जवल है। हाँ। बहुत अच्छी बात दीदी। अहम या ईगो
आजकल जो है वो बहुत देखा जाता है, तो आपकी दृष्टि में अहम या ईगो की परिभाषा क्या है और कैसे इससे मुक्ति पाएं? हाँ जी, अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं या यदि हम उन्हें समझाने जाएं जी तो उनका ये उत्तर होता है कि ये हमारा ईगो नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान है। जी हम ऐसा तो करेंगे ही, है ना? तो वो ये समझ नहीं पाते हैं। आपको सिर्फ इतना समझना होगा, पहली बात ये कि ईगो नेगेटिव एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। जी अब साइंस मान के चले, साइंस भी कहता है, अध्यात्म भी कहता है, हर चीज एक ऊर्जा है। जी ईगो नकारात्मक ऊर्जा है, ये हम सब जानते हैं। जी और इससे जब निगेटिव एनर्जी हमारे भीतर एक्टिव होती है तो हमें समझना होगा कि ये हमारी उन्नति, प्रगति, सफलता को रोक देती है। जी हमारे जीवन में आने वाली बरकत, बढ़ोतरी, प्रचुरता को रोक देती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा है। जी हम अड़ जाते हैं। हमें ये समझना होगा ईगो और स्वाभिमान के बीच अंतर। ईगो, हम अड़ जाते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, जी अड़ जाते हैं। स्वाभिमान हमें विनम्र बनाता है। जो ही आपके मन में ये भाव आता है, ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा क्यों करूंगी, आप ईगो से भरे हो। जी जो ही आपके मन में ये भाव आता है, इट्स ओके, मैंने 4 बार कॉल कर लिया, उसने 1 बार भी नहीं किया, मैं कर लेती हूँ 5 बार, क्योंकि हम उनसे संपर्क रखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। इट बहुत इज बड़ी ओके। बात, बहुत आप बड़ी बात। विनम्र हुए, हाँ विनम्र हुए, आपने कॉल कर लिया, आपने काउंटिंग नहीं करी कि 5 बार मैंने किया, 1 बार तो उसे करना चाहिए। लेकिन अभी दीदी मैं नहीं करूंगी। ऐसा हाँ। होता है दीदी कि अगर आप 5 बार कॉल करते ही जाते हो और उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है आपको, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगला संपर्क नहीं रखना चाहता हो, तो कहीं पे तो गिव अप करना होगा। इसको कैसे, इसका क्या उपाय हाँ, है? देखिए, जैसे आपने बोला कहीं तो गिव अप करना होगा, है ना? जी 5 जी बार हमने किया, अगले ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। जी आप इट्स ओके कि अभी मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है, जी इतना बोल के आप उसे छोड़ सकते हैं। अब तो अच्छा। मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मेरा भी कुछ स्वाभिमान है। ये जो अड़ना है ना, वो भाव नहीं आना चाहिए, अच्छा है ना? हमें उससे बेनिफिट ऑफ डाउट जो कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई चलो मैंने कॉल किया, अगला व्यस्त होगा, जी उसकी मानसिक परिस्थिति क्या है, क्या अवस्था है, क्या व्यवस्था है, हमें नहीं पता है। रिस्पॉन्स न देने के पीछे हम सिर्फ एक भाव पकड़ते हैं कि मैंने तो कर लिया, जी। उससे नहीं किया, है ना? जी। हमें उसकी अवस्था, व्यवस्था के बारे में भी थोड़ा चिंतन करना होगा। जी, बहुत अच्छी बात दीदी। और मुझे लगता है कि अगर आदमी अपना अहम या ईगो त्याग दे तो जीवन की आधी समस्या तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। हम तो कहते हैं कि आपका जीवन बहुत आसान और सरल हो जाएगा। जी दीदी, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं। सवाल तो अनगिनत हैं, लेकिन हमें पता है आप अगले सप्ताह, इस सप्ताह ही पहुंच रही हैं और चाहेंगे सभी श्रोतागण जुड़ें और आपके इन जीवन के चमत्कारिक संवादों का जो है लाभ उठाएं। तो वन लाइनर में, एक लाइन में आप हमें बताइए कि मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? कुछ मैंने देखो, हाँ, कुछ मैं बोलिए, आपको हाँ। बता दे रही हूँ। सबसे बड़ा भय क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा सत्य क्या है और सबसे बड़ा कष्ट का कारण क्या है? तो सबसे पहले बताइए, सबसे बड़ा सत्य क्या है? हमें मानव जीवन मिला है, उस प्रभु ने दिया है, जी ये सच्चाई है। जी
इसका सदुपयोग करना है जो जीवन हमें मिला है। जी। हाँ जी। और सबसे बड़ा भय क्या है मानव का? देखिए, जब हम जो व्यवस्थाएं हमें मिली हुई है, जी जीवन मिला है, समय मिला है, परिवार मिला है, अच्छा है ना, जी जब हम या तो उन्हें अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, जी तब जीवन में भय उत्पन्न होता है। जी तो जब भय उत्पन्न होता है, हमें आत्मचिंतन करना है कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, जी इसे सही कीजिए, भय निकल जाएगा। जी। और सबसे बड़ा सुख क्या है मानव जीवन का? दूसरों को सुख पहुंचाना। वाह, क्या बात कही। और सबसे बड़ा कष्ट का कारण क्या है? देखिए, दुख कष्ट वन एंड द सेम एनर्जी जी है ना। हाँ, जब आप दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, आपके पास कष्ट पहुंचेगा, जी क्योंकि प्रकृति का अटल नियम है, जो कुछ भी आप देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। जी तो यदि आप सुख चाहते हैं, सुख दीजिए, अन्यथा जो देंगे वही लौट कर आएगा। वाह, क्या बात कही दीदी। दीदी, आपके शब्दों में गहराई और करुणा दोनों है। आपका संदेश हमारे श्रोताओं के हृदय तक पहुंचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अंत में जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई छोटा सा ऊर्जा संदेश या आशीर्वचन देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे, जी क्योंकि हमारा तो उद्देश्य ही है कि लोगों का जीवन संवरे, जैसे हमारा संवरा है, सुंदर बना है, जी सबका बने। सुबह उठते से भगवान का आभार तो प्रकट करना है, ये जीवन का सत्य है, और ये नियम बना लीजिए। जी चाहे एक चीज, दो चीज, तीन चीज जो आपको जीवन में मिली हुई है, उसका आभार व्यक्त कर। सेकंड चिंतन आपका ये चले कि जिनके साथ आप रहते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, दिन भर में कोई भी एक कार्य, कम से कम एक कार्य ऐसा करें कि सामने वाले के चेहरे पर स्माइल आए। जी ये सोच के बिस्तर से उठे कि आज हम ऐसा क्या करें कि उसके चेहरे पर मुस्कान आए, उसका जीवन आसान बने, उसका कार्य आसान। जी जब आप इस आत्मचिंतन के साथ बिस्तर से उठते हैं सुबह, आभार व्यक्त करते हुए, इस विचार के साथ कि आज मुझे क्या करना होगा, जी कि जो साथ रहते हैं, या चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे घर हो, जी हम ऐसा कुछ करें कि सामने वाले का दिन आसान हो, उसके चेहरे पर स्माइल आए। आप देखेंगे कि सतत आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगी और आपके कार्य आसान होते चले जाएंगे। बहुत सुंदर बात दीदी। और हम सब बहुत बेसब्री से, मैं और सुनील इंतज़ार कर रहे हैं आपके आने का, आपके दर्शन का, आपके आशीर्वचन सुनने का। तो दीदी, आपके अनमोल समय और ऊर्जा से हमें समृद्ध करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नारायण 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 नारायण। नारायण। राम श्याम जी के हीरे मोती, हो राम श्याम जी के हीरे मोती झोली में भर ले। राम श्याम जी के हीरे मोती झोली में भर ले। राम भजन कर ले रे मनुआ, श्याम भजन कर ले। राम
भजन कर ले रे मनवा श्याम भजन कर ले राम सिया राम जय राम श्याम राधे 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 श्याम राम सिया राम जय राम श्याम राधे 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 श्याम जीवन मिला भाग्य से क्यों तू समझ नहीं पाता है क्यों तू समझ नहीं पाता हो काम क्रोध मद लोभ मोह वश दुष्कर्मों में फंस जाता है जाता है सदाचार में ढलकर प्यारे हो सदाचार में ढलकर प्यारे भवसागर तर ले सदाचार में ढलकर प्यारे भवसागर तर ले राम भजन कर ले रे मनुआ श्याम भजन कर ले राम सिया राम जय राम श्याम राधे 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 श्याम राम सिया राम जय राम श्याम राधे राधे Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया करी मास्टर ने जादू चलाया करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। सिडनी वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना नवंबर 2024 और मई 2025 में सफलतापूर्वक आयोजित आयोजनों के बाद अहम ब्रह्मास्मि फाउंडेशन ने 22 और 23 नवंबर 2025 को एक और वेदांता रिट्रीट का आयोजन किया है। आपको बता दें कि ABF दक्षिण भारत की श्री शारदा पीठम की एक इकाई है। यह आयोजन 1050 रिचमंड रोड मार्सडन पार्क के एक सनातन मंदिर में आयोजित होगा, जिसमें एंट्री तो फ्री है ही, मध्यांतर में सात्विक फ्री भोजन का भी आयोजन है। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया परिवार, मित्रों और अपने बच्चों सहित इस आयोजन में हिस्सा लें। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को एक नया रास्ता मिलेगा अपना जीवन अच्छे से जीने का। उन्हें अपने कल्चर, अपनी संस्कृति का ज्ञान मिलेगा, जिसे वे डे टू डे लाइफ में बखूबी इस्तेमाल कर पाएंगे। इस वेदांता रिट्रीट में भारत से 2 सम्मानित विद्वानों को बुलाया गया है। इस प्रोग्राम में विवेका चूड़ामणि के फिलोसॉफिकल विजन को आसान शब्दों में प्रस्तुत किया जाएगा। इस ज्ञान को साझा करने के लिए भारत से आ रहे हैं डॉक्टर दियो पुजारी पुष्कर जी, जो कि एक रिनाउंड स्कॉलर हैं। यह अद्वैता और ट्रेडिशनल इंडियन फिलॉसफी के महारथी हैं।
हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर विश्वनाथ। ये कंसल्टेंट और चीफ टीचर हैं। एक्चुअली ही इज डीपली इनरिच्ड बाय इयर्स ऑफ इमर्जन इन द स्टडी ऑफ वेदांता। तो इन शॉर्ट दोनों विद्वान ज्ञान के सागर हैं। इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए कृपया स्वयं को रजिस्टर करें। लिंक है tinyurl.com/SydneyVS। यदि आप इस प्रोग्राम की अधिक जानकारी चाहें तो कृपया कॉल करें देव बाबू को, जिनका नंबर है 0402-115-223। वॉलंटरी डोनेशंस आमंत्रित हैं। तो दोस्तों पता एक बार फिर सुने, 1050 रिचमंड रोड, मार्सडन पार्क, NSW। दिन है 22 नवंबर और 23 नवंबर 2025, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। एंट्री और भोजन फ्री है, तो देर ना करें, इस आयोजन में हिस्सा लें और अपने बच्चों को भी अपने कल्चर को जानने का मौका दें। आपको बता दें कि सारी वार्ताएं अंग्रेजी में होंगी, जिससे हमारी नई पीढ़ी को नई दिशा मिलेगी। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा। श्री राम के बच्चे हैं, श्री राम के बच्चे सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा। श्री राम के बच्चे हैं। राम नाम की गंगा में बहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वतन न जाई। भगवा रंग पहचान हमारी, सूर्य अग्नि संभगवा धारी। जितनी सूरत जग में देखी, राम लला की सूरत प्यारी। राम लला की सूरत प्यारी। भगवा रंग पहचान हमारी, सूर्य अग्नि संभगवा धारी। जितनी मूरत जग में देखी, राम लला की सूरत प्यारी। धर्म के मार्ग पे सब दुख सहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे।
You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आपको राज दीदी का इंटरव्यू पसंद आया होगा। आपको बता दें कि राज दीदी जो है वो सिडनी में पधार रही हैं और उनका कार्यक्रम है 16 नवंबर 2025। अगले संडे को उनका कार्यक्रम है जो 10 बजे से 1 बजे तक होगा। स्थान है हार्वी लो पेवेलियन, डोरान ड्राइव, कासल हिल। उनका इस कार्यक्रम है, उसको कहेंगे कुबेर का खजाना। तो आप इसे अटेंड करें और खुद कुबेर का खजाना प्राप्त करें। उनके बातों में इतनी सत्यता है, इतनी ऊर्जा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुबेर का खजाना मिल गया है। तो आप रजिस्टर करें इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। नारायण रेकी सत्संग को अटेंड करने के लिए आप सिडनी में संपर्क कर सकते हैं मानसी शंकर जी से, जिनका नंबर है 0487781969। एक बार फिर नंबर पढ़ देती हूँ, 0487781969। तो ये 16 नवंबर को इनका कार्यक्रम है राज दीदी का 10 से 1 बजे तक, हार्वी लो पेवेलियन, डोरान ड्राइव, कासल हिल। तो ज़रूर अटेंड कीजिए इसको। श्रोताओं, थोड़ा सा आपका मूड बदलते हैं क्योंकि हमारे भारत में जितना क्रेज़ क्रिकेट का है उतना मेरे ख्याल से किसी चीज़ का नहीं है। तो सारे क्रिकेट प्रेमी हम चाहेंगे कि वो अपने रेडियो सेट के पास आ जाएं और बहुत ध्यान से इस अगले इंटरव्यू को सुने। आपको मिलाने जा रहे हैं भारत से पधारी मृणाल असीजा जी से। मृणाल असीजा जी मेलबर्न में रहती हैं और फ़ोन के माध्यम से हमें जुड़ रही हैं। वो एक क्रिकेट पत्रकार हैं। cricket.com.au के लिए वो काम करती हैं और द गार्डियन के लिए फ्रीलांस खेल की पत्रकारिता करती हैं और लेखक हैं उस पत्रिका के लिए। तो मृणाल जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार मृणाल जी। तो बहुत बड़ा मौका है ये। सॉरी मृणाल जी, हम कनेक्टेड नहीं थे। फिर से आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार और धन्यवाद दर्पण इस रेडियो से जुड़ने के लिए। धन्यवाद ऋचा, बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ के आपके साथ जुड़ के क्रिकेट के बात करेंगे। तो शुक्रिया एक बार फिर मौके के लिए। भारत में देखिए 3 चीजें जो कहते हैं ना चलती है, क्या चल रहा है आजकल। तो एक तो धर्म की चर्चा तो चलती ही है, दूसरी बात जो है वो राजनीतिक चर्चा चलती है और तीसरी चर्चा जो है वो क्रिकेट पे चलती है। ऐसा आप मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने बोला धर्म की बात और क्रिकेट की बात, ये हमेशा साथ में चलती हैं और एक बिल्कुल एक जैसा इनका एंथुसियाज्म होता है इनको लेके। बिल्कुल। और ये आपको बता दें कि क्रिकेट के लिए हम सभी को बहुत बहुत बधाई कि 2025 में महिला क्रिकेट की टीम ने वर्ल्ड कप जीता। तो इतना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। कैसी वाइब है इस बारे में, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? जी बहुत बड़ा मौका है ये भारतीय क्रिकेट के लिए, टीम के लिए, टीम के फैंस के लिए। प्लेयर्स ने भी, फैंस ने भी बहुत लंबे अरसे तक इंतज़ार किया है कि एक टाइटल आएगा। बहुत पास नज़दीक भी आए हैं वो, कई फाइनल्स में पहुंचे हैं, पर अभी तक वो लाइन नहीं क्रॉस हो पा रही थी। और अब जब हो गई है और होम क्राउड के सामने हुई है, इंडिया में ही हुआ है विन, तो वो और भी बड़ी बात है।
और जैसे कि देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, देख रहे हैं हम जो बहुत पहले से विमेंस क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, देख सकते हैं कि नए फैंस आ रहे हैं, नए लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और कल ये एक नंबर सामने आए थे कि जो व्यूअरशिप थी, देखने वाले थे फाइनल्स के लिए, इस वर्ल्ड कप के लिए, वो उतना ही नंबर था जितना पिछले साल मेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए हुआ था, जो भी इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेला गया था। तो ये बहुत ही बड़ी बात है जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका है ये क्रिकेट के इतिहास में कि अब विमेंस क्रिकेट को भी एक वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है और व्यूअरशिप मिल रही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक जीत ही नहीं थी, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट का स्वर्णिम अध्याय था। आप बताइए कि ये ऐतिहासिक जीत और ये जो महिला क्रिकेट है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब क्या आपको राइज दिखता है, क्या चेंजेस नजर आएंगे? बहुत बड़ा प्रभाव होगा इसका कि जैसे जैसे हमने व्यूअरशिप की बात करी और जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, इस पे बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि जब ये आया है तो ये कि सोशल मीडिया की एज में आया है ये मौका। जी। तो जहाँ बहुत आसान है उस चीज को फैलाना, उस चीज का प्रभाव को फैलाना, यंग लोग इस चीज प्रभावित हो सकते हैं कि हमें भी ये करना है, हमें भी फॉलो करना है। यंग लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है जी। कि जो खेलना चाहती हैं वो दिखा सकते हैं अपने पेरेंट्स को कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, या जो जिनका पहले इंटरेस्ट नहीं था, जिन्हें पता नहीं था कि लड़कियों के लिए भी ये मौका है, आज वो देख सकते हैं। तो वो एक प्रभाव जरूर पड़ेगा कि नए लोगों को इस खेल से जोड़ेगा ये मौका। और साथ ही साथ जब भारत एक वर्ल्ड कप जीतता है तो उससे जैसे हम देख रहे हैं कि मीडिया इस चीज का चर्चा कर रही है उतने स्केल पे जितना आज तक नहीं हुआ है। प्लेयर्स को एड्स मिल रहे हैं, स्पॉन्सरशिप मिल रही हैं, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है अभी और कई नए स्पॉन्सरशिप्स आ रहे हैं, तो उनके वो ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये नजरिया बदल दिया लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो अब आप बताइए मृणाल जी कि आपका कैसे क्रिकेट में कैसे रुचि हुई आपकी, और शुरुआती जीवन में कैसे क्रिकेट से जुड़ना हुआ, क्या आप क्रिकेट खेलते थे? और ये भी बताइए भारत में कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ जी। तो क्रिकेट तो जब से मतलब बहुत ही छोटी उम्र से क्रिकेट, तो जैसे आपने बोला भारत में हमेशा ही होता है, उस पर चर्चा रहती है, तो मेरे जीवन में भी शुरू से ही रहा है। और विमेंस क्रिकेट को मैं 2009 से फॉलो कर रही हूँ। ये मुझे याद है ईयर बिल्कुल स्पेसिफिकली, क्योंकि वो वक्त था जब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल टीवी पे दिखाने शुरू हुए थे भारत में। अच्छा। उससे पहले नहीं दिखाए जाते थे आमतौर पे। तो मैं तब से विमेंस क्रिकेट से जुड़ी हुई हूँ और इंटरेस्ट बढ़ता गया है समय के साथ। अच्छा, तो आप खेलते भी हो क्रिकेट? खेलती मैं अब यहाँ आके हूँ। मैं 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आई थी जी। यहाँ आके मौका मिला। बचपन में ऐसे घर में भाई के साथ या नेबरहुड में और बच्चों के साथ, स्कूल में कोशिश करी थी, पर कभी उस टाइम पर एक टीम नहीं बन पाई विमेंस की, इतना इंटरेस्ट नहीं था और कभी इतना इनकरेजमेंट भी नहीं मिला क्रिकेट को लड़कियों को भारत में। अब आज उस मुकाम पे पहुंचा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो देखिए, सफ़र की शुरुआत में आज हम शिखर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने का सफ़र आसान नहीं था। भारतीय महिला क्रिकेट की शुरुआत यात्रा कैसी रही, इस बारे में थोड़ा बताइए। आज हमारा यहाँ बैठ के जो लोग नए अब जुड़ रहे हैं विमेंस क्रिकेट के साथ जी, उनके लिए सोच पाना भी बहुत मुश्किल है कि पहले एक स्थिति क्या थी क्रिकेट के लेके इंडिया में। जी। तो कोई सपोर्ट तो थी नहीं। 2006 तक विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम की एक बॉडी थी जो विमेंस क्रिकेट चलाती थी जी। उसके बाद ही बीसीसीआई ने टेक ओवर किया है। तो उस बॉडी के पास, क्योंकि वो सिर्फ विमेंस क्रिकेट चला रहे हैं, और जैसा कि हमने अभी बात की कि जो समाज है वो उतना इंकरेजिंग नहीं रहा है, ना सिर्फ महिला क्रिकेट के लिए, किसी भी महिला स्पोर्ट के लिए पहले की बात करें तो बहुत मुश्किल था उस टाइम पर जो खिलाड़ी थे उनके लिए गेम से जुड़े रहना। तो कई लोग वो छोड़ भी देते थे खेलना, क्योंकि उन्हें खुद अपने टूर्स खुद फंड करने हैं, कोई स्पॉन्सरशिप उस टाइम पर नहीं होती थी। तो अगर उन्हें बाहर जाना है तो खुद अपने आप वो पैसे रेज करके उन्हें आना पड़ता था। तो आसान नहीं था उस टाइम पर, और फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी।
और इतनी स्पॉन्सरशिप लोग स्पॉन्सर भी नहीं करते थे इतना इजीली महिला क्रिकेट को। बिल्कुल। तो वो तो है ही, यात्रा इतनी आसान नहीं थी, बट चलिए होपफुली अब से जो है वो इजी हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि इतने टीयर्स और जो इमोशंस दिख रहे थे ना जीत के बाद, उससे ही पता चल रहा था कि कितनी मेहनतों के बाद वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। जी। अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो भारतीय महिला टीम का वर्ल्ड कप सफ़र उतार चढ़ाव से भरा रहा। 1978 से लेकर 2025 तक आप किन किन माइलस्टोन्स को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? जी, 1978 का जो वर्ल्ड कप था वो पहली बार भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि एज अ होस्ट किया था, इंडिया में हुआ था वो वर्ल्ड कप। अच्छा। पर हाँ, क्योंकि उस समय उतने उनके एक्सपीरियंस नहीं था, उनके पास फैसिलिटीज नहीं थी, तो उतना एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और टीम के कंपैरेटिवली। पर मेरे हिसाब से 2005 जब वो पहली बार फाइनल में आए, वो एक बहुत ही बड़ा मुकाम था, क्योंकि उस समय तक भी उनके पास कोई इतना एक्सेस नहीं होता था, रिसोर्सेज नहीं होते थे, तो वहाँ आ पाना और कई अपने से बेहतर टीमों को अच्छी टक्कर देके वहाँ पहुँच पाना, वो अच्छी अचीवमेंट थी। वो कहाँ पे हुआ था 2005 वाला? वो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका में हुआ था, जितना मुझे याद है। जी जी। और वहाँ पे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले थे वो। जी। बट चेंज आया मेरे हिसाब से 2009 में, जब ऑस्ट्रेलिया में 2 बार हराया था वर्ल्ड कप में। अच्छा। एक सुपर सिक्सेस का मुकाबला था, वो उसका नाम था, और उसके बाद जो 3rd प्लेस प्लेऑफ था वहां भी। अच्छा। तो उस समय की भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना वर्ल्ड कप में बहुत ही बड़ी बात थी वो। जी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो कई सालों से उनका एक्सपीरियंस है, कई सालों से यहाँ की टीम्स खेलती आई हैं, उनके पास फैसिलिटीज भी बेटर रही हैं। जी। और टैलेंट में डेप्थ भी बेटर रही है। तो उस टाइम की भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हरा पाना बहुत ही बड़ी बात थी। और वहां से हरमनप्रीत कौर, जो इस बार की विजेता टीम की कैप्टन है, वो सामने आई थी। अच्छा। पहली बार। अच्छा। उन्होंने डेब्यू किया था उस वर्ल्ड कप में। अच्छा। तो बहुत ही वो था। फिर अगली बार वही हरमनप्रीत कौर 2017 में फिर से एक बार ऑस्ट्रेलिया को हराया, और वो जो उन्होंने पारी खेली थी 171 नॉट आउट की, जी, उसने भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया था। अच्छा, तो वहाँ से चेंज शुरू हुआ। बिल्कुल। और आप लोग नोटिस करने लगे ना महिला क्रिकेट को भी। बिल्कुल जी। तो ये जो है, और भी कोई इनका इवेंट था जो आप मेंशन करना चाहेंगे, या 2009 के बाद फिर 2025 वाला आप मानते हो? नहीं, 2017 जैसे मैंने कहा बहुत ही वो इम्पोर्टेंट वो था। जी जी। वो फाइनल्स में पहुंचे, सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद, और फाइनल्स में भी बहुत नजदीक आ गए थे वो जीतने के उस वक्त पे भी। अच्छा, तो कितने रन से वो पराजय हुई थी? बहुत छोटे, 10 के आसपास मार्जिन था। तो बहुत अंत में कुछ विकेट्स उन्होंने खो दिए जल्दी, तो वो नहीं जीत पाए थे। पर मैं उसको एक नेगेटिवली नहीं देखती हूँ। मेरे हिसाब से उस वक्त अगर इंडिया जीत जाता वो वर्ल्ड कप जी, तो क्योंकि उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी वुमेन्स क्रिकेट को लेके, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी हैं इन जनरल, जो वुमेन्स क्रिकेट नहीं फॉलो कर रहे थे, सिर्फ मेंस क्रिकेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस चीज को साइड पे कर देते, ये बोल के कि क्रिकेट है, इंडिया ने जीतना ही है, जो कि ऐसा नहीं था वुमेन्स क्रिकेट में उस टाइम पर। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इवन फाइनल में पहुंच पाए, इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जाके खेल पाए जी। तो वहां से थोड़ा फोकस शिफ्ट हुआ था, और उसके बाद ही प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे। अच्छा, उसके पहले प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था? नहीं, इस लेवल पे नहीं था जो एनुअल रिटेंशन बीसीसीआई अब देता है। अच्छा, क्या बात है। वो कहते हैं ना मृणाल जी कि एक बड़ी जीत के लिए छोटी सी हार भी जरूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने जी। तो आपको पता है हमारे पति सुनील जी जो हैं वो भी क्रिकेट प्रेमी हैं, और दर्पण ब्रॉडकास्टर टीम में, और हमारे श्रोतागण बहुत ही बड़े क्रिकेट के प्रेमी हैं। तो सुनील जी का भी एक सवाल है, वो आपसे पूछना चाहते हैं। मृणाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए क्रिकेट के बारे में। और एक्चुअली पहले तो मैं मेंस क्रिकेट ही देखता था, लेकिन
इस साल तो ऑलमोस्ट सभी इंडियन विमेंस के मैच जो है मैंने देखा, तो इतना अच्छा लगा। और इनके मतलब जो है तो मेरा एक क्वेश्चन है कि 2025 की जीत को जो है ये क्या खास मतलब है हमारे इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम के लिए, और इस बार टीम ने क्या अलग किया, किस रणनीति, किस आत्मविश्वास से 2025 विश्व कप जीत का रास्ता आसान बनाया? बिल्कुल, जैसे कि हमने बात करी, बहुत ही बड़ा मुकाम है क्योंकि पहली बार जो भारतीय महिला टीम है वो एक वर्ल्ड ट्रॉफी लेके आए हैं। और मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा डिफरेंस रहा है उनके पहले की परफॉर्मेंसेस में और अब के में, वो ये था कि उन्होंने वो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं पा लिया जो अभी तक नहीं था। जो अभी तक उनके एक टेंडेंसी रही है कि वो सेमीफाइनल्स में पहुंचते थे, फाइनल्स में पहुंचते थे, वहां आके कहीं ना कहीं प्रेशर के अंडर आ जाते थे और हार जाते थे, इवन बहुत क्लोज होने के बाद भी। तो इस बार वो आत्मविश्वास था उनमें कि वो ऐसे मौकों पर भी जीत सकते हैं, बड़े मुकाम पे जीत सकते हैं, बड़े क्राउड्स के आगे जीत सकते हैं। और ये ग्रेजुअली ही धीरे धीरे बिल्डअप हुआ है, ये जो आत्मविश्वास है जो वो पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीम्स के साथ रेगुलरली खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ पिछले 4 साल से भारत की टीम, महिला टीम का कोई ना कोई सीरीज हुई है हर साल। तो जब वो इस लेवल के टीम्स के साथ खेलते हैं तो डेफिनेटली वो आत्मविश्वास बढ़ता है कि ये बेस्ट और बेस्ट के अगेंस्ट वो compete कर सकते हैं। तो इस वर्ल्ड कप में देखने को मिला। तो ऐसी बात है, होम एडवांटेज तो थी, क्राउड्स उनके साथ थे, बहुत अच्छा सपोर्ट उन्हें मिला है कुछ ग्राउंड्स पे, कंडीशंस उनके फेवर में थी। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी रहा कि स्मृति मांधना जो स्टार बैटर रही हैं टीम की और पिछले कुछ सालों से बहुत रेगुलरली रन स्कोर कर रही हैं, सारे रिकॉर्ड्स कई तोड़ रही हैं वो। इससे पहले वो बड़े मैचेस में कहीं ना कहीं चूक जाती थी और वर्ल्ड कप्स पे आके परफॉर्म नहीं कर पाती थी। इस बार वो बदल गया। स्मृति ने, ओपनिंग बैटर हैं वो टीम की, उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई ज़्यादातर मुकाबलों में। तो वो उसने टीम को बहुत हेल्प किया है और एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस बार, वो लाइन क्रॉस कर पाए। हाँ, वही तो मैं मतलब आज इस 2025 में जो इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि हुई है, इतनी ऊंचाइयों पे सब लोग अपना परफॉर्मेंस दिए हैं, तो भारतीय महिला क्रिकेट के अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या हैं, लाइक व्यक्तिगत और टीम स्तर पर? हाँ, ये जो अभी विन हुई है ये तो है ही सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगी। पर इससे पहले 2020 में भारतीय टीम यहाँ आई थी T20 वर्ल्ड कप के लिए और फाइनल्स में पहुंची थी। MCG में बहुत एक रिकॉर्ड क्राउड था, वहां पे खेली थी। तो वो एक बहुत ही बड़ी बात थी टीम के लिए कि इतने एक बड़े ग्राउंड पे खेल पाना और इतने बड़े क्राउड के सामने खेल पाना। जीत नहीं पाए थे वो उस दिन, पर मेरे ख्याल से वहाँ होना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उससे पहले जैसे 2017 की बात करी हमने, जो कि ODI वर्ल्ड कप था, वहाँ पे लॉर्ड्स में वो फाइनल खेले थे, ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराने के बाद। भारतीय टीम के नज़रिए से तो ये थी बहुत बड़ी बात। बट इवन हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनके नज़रिए से देखें तो कहीं ना कहीं उस 2017 जो वो भारत की टीम से हारे थे, उसने ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया अपनी स्ट्रैटेजीज को दोबारा देखने के लिए और कुछ बदलने के लिए। और उसके बाद जो हमने देखा, ऑस्ट्रेलियन टीम बन गई, वो 26 मैचेस लगातार जीते ODIs में और उसके बाद 3 वर्ल्ड कप्स जीते, 4 वर्ल्ड कप्स इनफैक्ट। तो वो जो एक ऐसी टीम बन गई कि जिनसे सब डरते हैं और इतना कुछ हासिल किया, वो टीम कहीं ना कहीं उसका श्रेय उस भारत से जो हारे थे उसको जाता है। तो मेरे हिसाब से भारतीय टीम की एक वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि में माना जाना चाहिए। तो ये रही है रिसेंट हिस्ट्री में देखा जाए तो ये बहुत ही भारतीय टीम बार बार इन वर्ल्ड कप अचीवमेंट्स के नजदीक आई है और इस बार वो उन्होंने कर भी दिखाया है। तो
जी बहुत बड़ा मृणाल मौका जी, है। बहुत ही आपके नॉलेज जो है वो क्रिकेट की बहुत एडमिरेबल है। और खासकर मैंने किसी महिला पत्रकार को क्रिकेट के बारे में इतना विस्तार से नहीं सुना है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि मुझे महिला क्रिकेट तो ज़रूर फॉलो करना चाहिए और मैं ये सुन के बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो ये बताइए कि इस बार जो ऐतिहासिक जीत हुई, टीम की क्या रणनीति थी? थोड़ा प्लेयर्स के बारे में भी बताइए। किस आत्मविश्वास ने 2025 विश्व कप जीत का रास्ता आसान बनाया? बिल्कुल, वो आत्मविश्वास था जैसे कि हमने पहले बात करी कि पहले नहीं कर पा रही थी वो, कहीं ना कहीं वो प्रेशर में आ जाती थी। जो भारतीय टीम थे, इवन जो सीनियर प्लेयर्स थे, हरमनप्रीत और स्मृति मानना और उससे पहले मिताली राज, ऐसे अहम मौकों पर वो नहीं परफॉर्म कर पाते थे कहीं ना कहीं। पर क्योंकि पिछले कुछ सालों में वो एक्सपीरियंस मिला है उन्हें, बड़े क्राउड्स के सामने खेलने का, बड़े ग्राउंड्स में खेलने का, और एक्सपोजर और तरीकों से भी मिला है। WPL का लॉन्च हुआ, जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है, तो इन सब चीजों ने तो बहुत क्या उनकी रणनीति रही कि जैसे उन्होंने बॉलर या जो बैटिंग लाइन थी उसमें कुछ उन्होंने चेंज किया, या किस तरह से उन्होंने कुछ तो चेंज किया होगा कि ये जो है जीत वो ले पाए? आत्मविश्वास तो एक चीज़ है, वो आपने बताया, और सपोर्ट मिला उनको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन प्लेइंग टेक्निक भी उन्होंने कुछ अलग की थी इस बार। बिल्कुल, और एक चेंज उन्होंने वर्ल्ड कप के बीच में किया था। अच्छा। उससे पहले वो 3 मैचेस लगातार हारे। कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा बैटर खिला रहे थे, वो सिर्फ 5 बॉलर्स खिला रहे थे, तो वो प्रेशर बॉलर्स पे आ रहा था। और अगर कोई बॉलर एक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जो कैप्टन है उनके पास और ऑप्शंस नहीं रह जाते थे कि अब किस और बॉलर को बॉल दें, क्योंकि एक बॉलर मैक्सिमम 10 ओवर कर सकते हैं 50 ओवर के गेम में जी। तो उनको हर 5 अपने बॉलर से पूरे अपने 10 ओवर करवाने पड़ रहे थे, इवन अगर किसी एक बॉलर का दिन अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये वर्ल्ड कप के बीच में उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी, एक एक्स्ट्रा बॉलर को लेके आए, एक ऑलराउंडर को लेके आए, तो अपने ऑप्शंस बढ़े, तो वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बदल पाए, और कहीं ना कहीं उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जी। और कि थोड़ा अनफॉर्चुनेट तरीके से हुआ था कि जो भारतीय टीम की ओपनर थी वर्ल्ड कप में, प्रतिका रावल, वो सेमीफाइनल से पहले इंजर हो गई थी। अच्छा। तो लास्ट मोमेंट पे टीम ने शफाली वर्मा, जो पहले ओपनिंग करती थी पर उन्हें ड्रॉप किया गया था टीम से क्योंकि कुछ टाइम से उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं अच्छी हो रही थी, उन पे विश्वास दिखाया, उन्हें बाहर से बुलाया। वो रिजर्व्स का भी हिस्सा नहीं थी वर्ल्ड कप में पहले। तो ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन रहा। बिल्कुल, वो विश्वास दिखा पाना मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिसीजन था वहां पे उनके लिए, क्योंकि एक्स फैक्टर प्लेयर हैं एक शफाली वर्मा। उन्होंने पहले भी दिखाया है कि जिस दिन उनका दिन है उस दिन उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। चाहे अच्छे से अच्छे बॉलर आ जाएं, वो मारेंगी शॉट्स अपने सारे और बहुत अच्छी स्पीड से रन बनाती हैं। तो यही उन्होंने दिखाया फाइनल में। और एक और चीज उन्होंने दिखाई, अपनी बॉलिंग से दिखाई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो आके विकेट ले लेंगी। अच्छा। उन्हें जब हरमनप्रीत कौर ने बॉल दी, उन्होंने बाद में बताया कि पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी साउथ अफ्रीका की, उनकी कैप्टन वहां पे थी लॉरा वुल्फार्ट, और सीनियर बैटर्स थे, पर उनकी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। तो उन्होंने शफाली को देखा अपने पीछे और सोचा कि आज कुछ नया यहाँ ट्राई करते हैं, तो शफाली को बॉल दी। अच्छा। और उन्होंने आते ही 2 विकेट ले ली। बड़ा रिस्की रहा होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा रिस्क था, पर पे ऑफ कर दिया फाइनल में और उनको वर्ल्ड कप जिता दिया। तो ये जो युवा खिलाड़ी हैं, स्मृति, हरमनप्रीत, शेफाली, दीप्ति जैसी प्रतिभाओं ने योगदान दिया तभी जीत पाए। तो थोड़ा इनके बारे में 2 लाइनें बताइए कि क्या खास है इनमें। जैसे स्मृति हैं, हरमनप्रीत कैप्टन हैं। बिल्कुल, हरमनप्रीत अब बहुत सालों से भारतीय टीम के हिस्सा हैं। 2009 में वो आई थी। अच्छा। और ओवर द इयर्स काफी इन्होंने अपने लीडरशिप भी डेवलप की है। एज अ बैटर ऑब्वियसली वो जानी जाती हैं कि पावरफुल शॉट्स खेल सकती हैं। अच्छा। बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेले हैं उन्होंने, कुछ मेमोरेबल इनिंग्स खेली हैं। जो 171 की बात की 2017 में,
तो अब पर ओवर द इयर्स काफी उनका एक्सपीरियंस हो गया है और वो लीडरशिप को दिखाई दी इस वर्ल्ड कप में, जिस तरह से उन्होंने टीम को लीड किया, अपना एक्सपीरियंस दिखाया और थोड़ा डिफरेंस भी दिखा। वो यूजुअली थोड़े गुस्से में आ जाती हैं कई बार, इस बार बहुत काम रही और टीम को बहुत अच्छे से लीड किया है और वो उसका नतीजा अब दिख रहा है जी। बहुत उन्होंने भी इम्पोर्टेंट वंस अगेन एक बहुत इम्पोर्टेंट इनिंग्स खेली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में। अच्छा। और टीम को जिताया वहाँ पे। और अगर स्मृति की जी, स्मृति वो बैट्समैन बैटिंग करती हैं, क्योंकि मैं फॉलो नहीं करती तो इसलिए मैं आपसे ये सब सवाल पूछ रही हूँ कि स्मृति और दीप्ति के बारे में भी बताइए। स्मृति ना सिर्फ इंडियन टीम की, इस समय पर वो विश्व की सबसे एक अच्छी टॉप बैटर हैं और धीरे धीरे वो बहुत रिकॉर्ड्स भी तोड़ रही हैं और कोई शक नहीं है कि जब उनका करियर फिनिश होगा तो कई रिकॉर्ड्स उनके नाम होंगे जी। लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं वो और पिछले 2 सालों में जिस संख्या में वो रन बना रही हैं पहले ऐसा नहीं देखा गया है। ऐसा लगता है हर बार जब वो आती हैं ग्राउंड पे कोई ना कोई रिकॉर्ड तो टूटेगा उस दिन। तो इस बार वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, पहले नहीं कर पा रही थी वो विश्व कप में और इस तरह के टूर्नामेंट्स में परफॉर्म, पर इस बार जो वो चल गई वो चल पाई, वो भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट रहा। वहाँ पे ओपनिंग बैटर के तौर पे उन्होंने अच्छी शुरुआत दी कई गेम्स में। चलिए थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं और एक गाना सुनते हैं और फिर वापस लौटते हैं अपनी क्रिकेट चर्चा पे। कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए। चक दे में गलियों में राशन की फलियों में बैलों में बीजों में ईदों में दीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में भूखा राज भर ले 10-12 बार कर ले रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे टस है नामस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है। Contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें फोन नंबर 0413385976। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust,
Cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की और एक सूचना है हमारे पास क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया विमेंस T20 की. सो सीरीज विमेंस T20 सीरीज फर्स्ट T20 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस सिडनी क्रिकेट ग्राउंड Saturday 15 February 2026 rivalry reignites as Australia takes on India in the opening match of the Women's T20 series. Expect explosive batting, elite athleticism and fierce competition under lights at the SCG celebrates. Women's sport at its finest in a family-friendly, high-energy atmosphere. Don't miss this chance to see cricketing legends and rising stars in action. Tickets on sale now, available via Cricket Australia's website with pre-sale access and group packages. तो ये मैसेज था जो 15 फरवरी 2026 को होने जा रहा है विमेंस T20 का पहला मैच जो है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में. तो आप भारी संख्या में पहुंचे. हम बातचीत कर रहे हैं मृणाल जी से और कितना अच्छा लग रहा है कि महिला क्रिकेट की बात हम महिला से कर रहे हैं. मृणाल जी, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है. तो जाते जाते आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी कि विमेंस बिग बैश लीग सीजन की आज शुरुआत हो रही है. क्या विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कोई खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं? क्रिकेट प्रेमियों के लिए इस टूर्नामेंट में क्या आकर्षण है? नाल जी, हेलो मृणाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? एक मिनट में फिर से कनेक्ट करती हूँ. मृणाल जी, आप सुन रहे हैं हम लोग को? मैं सुन पा रही हूँ आपको. जी आपको जी, आवाज आ रही है? हाँ, तो जी, फिर से जी. आप इसका उत्तर दीजिए जो हमने अभी पूछा. जी, बहुत ही एक एक्साइटिंग टूर्नामेंट होता है विमेंस बिग बैश लीग. आज से शुरुआत हो रही है 11वें सीजन की. और जैसा कि आपने पूछा कि भारतीय विश्व कप विजेता टीम की कोई खिलाड़ी उसमें होंगी, तो बिल्कुल होंगी. जेमिमा रॉड्रिग्स जो सेमीफाइनल्स की स्टार थी, वो एक बार फिर से आ रही हैं. पिछले साल भी वो ब्रिस्बेन हीट के साथ खेली थी और इस बार फिर वो यहाँ पहुंच चुकी हैं कल रात को. और आज जो सबसे पहला मुकाबला है इस टूर्नामेंट का, उसमें हिस्सा लेंगी वो. तो बहुत ही एक्साइटिंग ये है. और मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि जितनी भी इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पे, वो जाएं और सपोर्ट करें, देखें इस टूर्नामेंट को, जमीमा जैसे खिलाड़ियों को. और भी पूरे विश्व से खिलाड़ी जुड़ रहे हैं. और एक भारतीय ओरिजिन की यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ी हैं हसरत गिल, जो सिडनी थंडर के लिए खेलेंगे इस साल. पिछले साल वो मेलबर्न स्टार्स का हिस्सा थी. बहुत ही एक अच्छे यंग टैलेंटेड ऑलराउंडर हैं और एक उम्मीद है कि ये आगे जाके ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेल सकती हैं. तो ऐसे यंग खिलाड़ियों को भी जाके सपोर्ट करें. मैं ये देखना चाहूंगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा. बहुत अच्छी बात मृणाल जी. और वो जमाइवा तो मतलब सही में सेमीफाइनल में तो उन्होंने मतलब आई थिंक शी वाज अलोन हु took the match away from Australian team. So yeah, that was really very big. I think all Australian team women's they would always respect her from what she did. चलिए, बहुत अच्छी बात. आज की चर्चा तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे और मुझे लगता है कि आपकी बात सुनकर बहुत लोग जुड़ेंगे महिला क्रिकेट से. तो धन्यवाद मृणाल जी आपके समय के लिए और इतनी सुंदर और विस्तार से क्रिकेट की जानकारी देने के लिए. मुझे महिला क्रिकेट का भविष्य तो बहुत ही उज्जवल दिखाई देता है.
धन्यवाद। धन्यवाद ऋचा। मृणाल जी, अगर आपको कुछ बताना है WBBL के बारे में तो आप जैसे इंफॉर्मेशन। हाँ, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने बोला बहुत एक्साइटिंग टूर्नामेंट होता है। इसको विश्व की सबसे कॉम्पिटिटिव और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विमेंस T20 लीग माना जाता है। 10 सालों से चल रहा है, अब 11वां साल शुरू होने वाला है इसका। तो पहले कई और भारतीय प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है। हरमनप्रीत यहाँ आई हैं कई बार, इस बार जमीमा दिखेंगी हमें। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। और जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पे बच्चों के लिए खासकर बहुत आकर्षण होते हैं, वो बच्चों को इंकरेज करने के लिए कि वो क्रिकेट में पार्टिसिपेट करें। तो मैं तो यही देखना चाहूँगी कि फैमिलीज पूरी साथ में देखने जाएं इन मैचेस को। पूरे हर कैपिटल सिटी में मैचेस होंगे अगले 1 महीने में। तो बिल्कुल अपने, चाहे आप किसी टीम को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, यही 8 टीम्स जो हैं जो मेंस बिग बैश में खेलती हैं वही 8 टीम है जो सबसे अच्छी बात है इस कंपटीशन की मेरे हिसाब से। चलिए, तो बहुत वही खेल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी और आपके कीमती समय के लिए। नमस्कार। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। श्रोताओं, आपको पता है कि बॉलीवुड की महान अदाकारा कलाकारा सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया है। उन्हें आज एक श्रद्धांजलि हम देना चाहेंगे दर्पण रेडियो के माध्यम से। 6 नवंबर को इनका निधन हुआ है। आइए उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हीं के गीत से पहले इस फीचर की शुरुआत करते हैं। जिसके लिए
सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा वो बेवफा किसी और के साजन की सहेली हो गई तुझसे प्यारा कोई मिला छोड़ा तुझे तो क्यों है गीला तुझसे प्यारा कोई मिला छोड़ा तुझे तो क्यों है गीला मैं बेवफा हाँ मैं बेवफा किसी और के साजन की सहेली हो गई जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा देखो क्या खुश हो के पायल को झनकारे जल के रह जाए दिल ऐसे करे इशारे देखो क्या खुश हो के पायल को झनकारे जल के रह जाए दिल ऐसे करे इशारे आगे मेरे सितमगर गैर के दिल में बस के कैसी बेशर्मी से बात करे हंस हंस के कैसे कहूँ क्या हो गया कल मेरा दिल थी जो दिलरुबा कैसे कहूँ क्या हो गया कल मेरा दिल थी जो दिलरुबा वो बेवफा किसी और के करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया करी मास्टर ने जादू चलाया करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। संगीत प्रेमियों, आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसी मधुर आवाज़ जो अपने सुरों और भावनाओं से लाखों दिलों को छू गई। सुलक्षणा पंडित जी। सुलक्षणा जी का जन्म 12 जुलाई 1954 को रायगढ़ में हुआ। संगीत उनके परिवार में विरासत के रूप में था। उनके चाचा जी शास्त्रीय गायक पंडित जसराज थे और बहनों में जानी मानी संगीतकार जोड़ी। भाइयों में उनके भाई थे जतिन ललित, उनकी जोड़ी भी बहुत प्रसिद्ध रही। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि में उन्हें बचपन से ही संगीत और गायन की गहराइयाँ सिखाई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बाल गायिका के रूप में 1967 में फिल्म तकदीर से की और जल्दी ही बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली। 1970 और 80 के दशक में उनकी आवाज़ ने दर्शकों के दिलों में अलग जगह बनाई। सुलक्षणा जी सिर्फ पार्श्व गायिका ही नहीं थी, बल्कि अभिनेत्री के रूप में भी अपनी छाप छोड़ गई। उनकी प्रमुख फिल्मों में उलझन, तकदीर
और कई हिट गाने शामिल हैं। उनके गीतों में मिठास और भाव का ऐसा संगम था जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। सुलक्षणा जी की आवाज़ ने न केवल फिल्मों में बल्कि जीवन के हर संगीत प्रेमी के दिल में अमिट छाप छोड़ी। उनकी मधुर आवाज़ में एक ऐसी आत्मीयता थी जो आज भी हर गीत को जीवंत कर देती है। जब आती होगी याद मेरी है, जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो मचलता होगा। तू भी तो मुझे मिलने को, तू भी तो मुझे मिलने को, दिन रात तड़पता होगा। जब आती होगी याद मेरी। लिखे तो होंगे खत मुझको, पर डाक में न डाले होंगे, पर डाक में न डाले होंगे, कि मुझको दिखाने के लिए तूने सब वो संभाले होंगे। बरसाना मेरा खत पाके तू ठंडी आहें का भरता होगा। जब आती होगी याद मेरी है, जब आती होगी याद मेरी। मुझको लागे करता तो होगा दिल जोई, करता तो होगा दिल जोई। ये भी तो कभी सोचता होगा, ले जाए ना मुझे और कोई। किसी और की होने के डर से तेरा दिल भी धड़कता होगा। जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो मचलता होगा। जब आती होगी याद मेरी है, जब आती होगी याद मेरी। श्री ओम की नई रेस्पाइट केयर सेवा आपकी सुविधा के लिए तैयार है। क्या आप छुट्टियों में स्वास्थ्य लाभ हेतु एक ऐसी संस्था की तलाश कर रहे हैं जहां पर भारतीय भाषा। श्रोताओं, उम्मीद है कि आपको ये फीचर पसंद आ रहा होगा। सुलक्षणा जी की आवाज़ बहुत ही सुरीली थी और बहुत गहराई थी उनकी आवाज़ में। मुझे ऐसा लगता है इतनी अच्छी अदाकारा थी, उतना ही सुंदर वो गाती थी। आपके घर ही आपकी सेवा। तो एक आप ऐड सुनिए पहले और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सेल्फ फंडेड केयर, डिमेंशिया सपोर्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए सुनील जी, आवाज़ आ रही है मुझे, बस वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए। फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ाना होगा।
चलिए हम अभी जब तक सुनील जी ये टेक्निकल ग्लिच ठीक कर रहे हैं, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संगीत और फिल्म जगत की दुनिया में कभी-कभी चमक और प्रशंसा के बीच निजी जीवन में छिपे दर्द की कहानी भी छिपी होती है। तो कहा जाता है कि कई वर्षों तक संजीव कुमार के साथ उनका जुड़ाव रहा। बहुत अच्छी जोड़ी थी, बहुत पसंद की जाती थी पर्दे पर। उनका जुड़ाव और उनका अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। उनके बीच की नज़दीकी और प्रेम की बातें भी चली, लेकिन ये कभी भी सार्वजनिक जीवन का हिस्सा नहीं बन सकी। और शायद लोग कहते हैं कि इसी वजह से सुलक्षणा जी ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि वो जुड़ाव जो है वो संजीव कुमार के साथ उसको कभी वो भूल नहीं पाई। सुलक्षणा जी का व्यक्तिगत जीवन बहुत ही संवेदनशील और निजी रहा। विवाह और निजी खुशियों की चाह के बावजूद वो अपने जीवन के कई पहलुओं को सार्वजनिक नज़रों से दूर रखना पसंद करती थी। यही वजह है कि बाद के वर्षों में उन्हें गुमनामी के अंधेरे में चले जाना वाला जीवन जीते हुए देखा गया। वो चमक दमक और शोबिज की दुनिया से हटकर अपने परिवार और संगीत की मधुर यादों में संतुष्टि पाती रहीं। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई रही। अतीत की सफलता और लोकप्रियता के बावजूद उनका निजी जीवन अक्सर शांत और निजी रहा। सुलक्षणा जी की यह गुमनामी उनके व्यक्तित्व की सादगी और आत्मीयता के कला के प्रति समर्पण को भी दर्शाती है। उन्होंने दुनिया को अपनी आवाज़ और अभिनय दोनों ही खुशियाँ दी, लेकिन अपनी निजी दुनिया को हमेशा सहेज कर रखा। सोमवार को हम मिले, मंगलवार को मैं, खुद को मेरी नींद गई, जुमेरात को चैन। हर शुक्र शनि कट मुश्किल से, आज है एतवार। 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। सोमवार को हम मिले। अभी तो हमको मिले
को हम मिले। श्रोताओं, दुख की बात है कि 6 नवंबर 2025 को संगीत और फिल्म जगत ने अपनी एक अनमोल धरोहर खो दी। सुलक्षणा पंडित जी अब हमारे बीच नहीं हैं। उनका जाना न केवल उनके परिवार और चाहने वालों के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि पूरे भारतीय संगीत और सिनेमा जगत के लिए भी ये बहुत दुखद घटना है। संजीव कुमार और उनके जैसे कई महान कलाकारों के साथ उनके संवाद और गाने हमेशा याद रहेंगे। सुलक्षणा जी की आवाज़ सिर्फ सुर नहीं थी, वो एक एहसास थी, एक भाव जो हर गीत में जीवन की मिठास घोल देता था। उनके जाने से उनका संगीत हमारे बीच रहेगा, लेकिन उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की कमी हमेशा खलेगी। और जिस तरह से अंतिम दिनों में उन्होंने गुमनामी की ज़िंदगी जी, वो भी हमेशा खलती रहेगी। आज हम उन्हें याद करते हैं, उनका आदर करते हैं और उनके योगदान को नमन करते हैं। उनके गीत हमें प्रेरणा, सुखद स्मृतियाँ और भावनाओं की अमूल्य धरोहर देते रहेंगे। सुलक्षणा पंडित जी, आपके जीवन और कला को हमारा हृदय से नमन है और आपकी आत्मा को शांति मिले। दर्पण परिवार की ओर से आपको श्रद्धांजलि। आज प्यारे प्यारे से लगते हैं आप, क्या लगते हैं आप। चेहरे पे खिलने लगे हैं गुलाब, कहो क्या बात है, कोई तो बात है, कहो क्या राज है, कोई तो राज है। अरे आज प्यारे प्यारे से लगते हैं आप, चेहरे पे खिलने लगे हैं गुलाब, कहो क्या बात है, कोई तो बात है, कहो क्या राज है, कोई तो राज है। तो वही थे आज अचानक, कौन सी ऐसी बात हुई, बोलो कौन सी ऐसी बात हुई। कल और आज के बीच में मेरी खुशियों से मुलाकात हुई, खुशियों से मुलाकात हुई। वो कैसी खुशी थी, नहीं कहूँगी, नहीं कहोगी, हाँ नहीं कहूँगी। हमदम होके हमसे छुपाओ क्या है खुशी की बात। आज पहली बार हुआ जीवन से प्यार, जीवन से प्यार। हंसती हूँ आंचल में भर के बाहर, कहो क्या बात है, कोई तो बात है। श्री ओम की नई रेस्पाइट केयर सेवा आपकी सुविधा के लिए तैयार है। क्या आप छुट्टियों में स्वास्थ्य लाभ हेतु एक ऐसी संस्था की तलाश कर रहे हैं जहां पर श्री ओम की नई रेस्पाइट केयर सेवा आपकी सुविधा के लिए तैयार है। क्या आप छुट्टियों में स्वास्थ्य लाभ हेतु एक ऐसी संस्था की तलाश कर रहे हैं जहां पर भारतीय भाषा, भोजन व संस्कार से आपको आपके
परिजनों की देखरेख हो सके, जो ऑस्ट्रेलिया के मानकों पर भी उच्च कोटि की हो। हमारी सेवाएं लैलॉर्ड बाग और वॉक्स हिल में उपलब्ध हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं व्यक्तिगत सेवा, आपके घर ही आपकी सेवा, डे रेस्पाइट केयर, स्वास्थ्य व वेलनेस, सेल्फ फंडेड केयर, डिमेंशिया सपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 1300 908 681। ये थे हमारे स्पॉन्सर श्री ओम का संदेश। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा और आप इससे लाभ उठा सके होंगे। जो भी हमारे इंटरव्यू थे आज के बहुत ख़ास थे। आपको कैसा लगा प्रोग्राम ये ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि आगे हमें बेहतर प्रोग्राम बनाने में सुविधा हो। आप सबके विचार हमें बहुत अच्छे लगे और उन्हें पढ़ना चाहूँगी अगर समय है तो। प्रदीप जी लिखते हैं कि इट वाज ग्रेट टू सी द इंडियन वुमेन टीम वन द वर्ल्ड कप, होल ऑफ इंडिया वाज प्राउड एंड इमोशनल अबाउट इट। तो ये बात सही है प्रदीप जी, हम सब बहुत ही भाव विभोर हो गए थे। इसके अलावा राजीव निगम जी लिखते हैं, नमस्कार जी, मिसिंग द नाइस सॉन्ग। जी आज का थोड़ा लेंदी प्रोग्राम था, बट कभी कभी जब ऐसे प्राउड मोमेंट होते हैं तो उन्हें भी ज़रूर सुनना चाहिए और उनके बारे में बात करना चाहिए। हेमलता जी लिखती हैं, नमस्ते टू दर्पण रेडियो एंड योर टीम, वेरी enjoyable एंड इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट नारायण दीदी, थैंक्स। मैं श्रोताओं से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने विचार जो आप लिखते हो या टिप्पणियाँ भेजते हो, अगर हिंदी में लिखें तो और भी अच्छा लगेगा। हिंदी का प्रचार तो होगा ही, लेकिन हिंदी रेडियो की शान भी बढ़ेगी। चेतन शाह जी लिखते हैं, एक्सीलेंट शो एज यूजुअल। राजीव निगम जी लिखते हैं, नाइस सॉन्ग। डॉक्टर पारिक लिखते हैं, एक्सीलेंट ट्रिब्यूट टू अ ग्रेट सोल। थैंक यू आप सबके विचार के लिए। आपको छोड़े जा रहे हैं बहुत सुंदर गीत के साथ, वो भी सुलक्षणा पंडित जी का ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। जब जब प्यार सदाएं देगा, तुमको दीवाना बनके, तब तब तुमको आना ही हो। मीत मेरे मन के, तुमको दीवाना बनके
You've been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुने थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। जन्म का प्यार